गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लिया था क्या होता है, और हमने अब करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। ये देखो बेटा, इंस्टीट्यूशन का मतलब सिंपल भाषा में समझने से के लिए ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे पहले तो क्या लिखा, पहले ये देख लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस विच डील इन लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ द फंड। लैंडिंग का मतलब होता है देना और बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। तो वे इंस्टीट्यूशन, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि मार्केट है, मार्केट किसके बिना नहीं चलती, इंसान के बिना तो नहीं चलती ना मार्केट। अगर हम कुछ बेचने ही ना जाएं, कुछ खरीदने ना जाएं तो मार्केट चलेगी नहीं। तो तब तक हमने मार्केट पढ़ लिया है, अब हमें इंस्टीट्यूशन पढ़ना है। तो उस मार्केट में जो लोग रोल प्ले करते हैं उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन बोला है हमने उन्हें, तो इंस्टीट्यूशन में वो कोई भी हो सकते हैं, पर बंदा भी हो सकता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो काम किया जा रहा है। तो जो हमारे बैंक्स होते हैं उनके बिना हम कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बैंक्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। ये होता है बैंक, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वे दो तरह के हैं आपके, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। तो बैंकिंग का जो आपका इंस्टीट्यूशन है, बैंक देखो क्या होता है, आप बैंक में, आपने सबको पता ही है बैंक क्या होता है। आपने अकाउंट खुलवा रखा होगा बैंक में अपना, तो आपने जो अकाउंट खुलवा रखा है अपना बैंक में, उसमें क्या आप पैसा जमा करवाते हो, ठीक है, या आप बैंक से पैसा लेते हो, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक इंस्टीट्यूशन हो गया। तो हमने अपने बैंक को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है बेटा जो कि किसी एक एक्ट या रूल के द्वारा हम जिस चीज़ को गवर्न कर सकते हैं, मतलब कि उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और जिनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हम उन्हें अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। मतलब कि हिंदी में अगर बोलो तो ये होता है संगठित और ये होता है असंगठित, ठीक है। तो जो संगठित सेक्टर है आपका क्षेत्र, उसमें आपका हमने 3-4 हिस्सों में बांटा है, कमर्शियल, फॉरेन, कोऑपरेटिव और रीजनल बैंक। तो आज हम अपना क्या करेंगे, हम अपना बैंकिंग इंस्टीट्यूशन करेंगे, ठीक है। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखो अब अपन पढ़ते हैं आगे, उसमें क्या है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग में देखो क्या कह रहा है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन, लाभदायक इंस्टीट्यूशन होते हैं ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है। और ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। आज तो हम पहला करते हैं हम अपना ऑर्गेनाइज्ड में कमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, जो आप सिंपल आप बैंक देखते हो ना बेटा, जिसमें आप अकाउंट खुलवाते हो, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या है कि वे बैंक जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, विशेषता उन्हें मिली हुई है इन फाइनेंसिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। आपके ट्रेड में, आपका ट्रेड करने में हेल्प करते हैं ना, आप किसी से ख़रीदते हो, किसी को देते हो, तो ट्रांजैक्शन जो आप बैंक के द्वारा करते हो वो बैंक ने आपकी हेल्प करी है। और वो परफॉर्म करते हैं अदर ऑर्डिनरी बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन और डिस्काउंटिंग बिल। आपसे पैसा लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं आपके डिपॉजिट, आपको पैसा देते हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है लोन के वक्त, और आपके बिल डिस्काउंट भी करते हैं। बिल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो मैं आपको बिल डिस्काउंट का मतलब समझा रही हूँ कि आप हो, आपने, ठीक है, आपने बी को, जैसे मान लो कोई दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है। ए ने सामान ख़रीदा बी से, और ए ने जो पेमेंट करनी थी उसने कहा कि मैं आपको 15 तारीख को पेमेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन बी को जो ज़रूरत थी वो 10 तारीख को पड़ गई। अब ए ने इसको बिल भी तो दिया होगा ना, बिल दिया होगा, तो जो बी था उसको जो 10 तारीख को ज़रूरत पड़ी, फिर वो क्या करता है, ये बिल लेके ना वो बैंक के पास चला जाता है। कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है। कहता है कि जो ए ने बी को बिल दिया था ना, अब वो बिल ये बैंक को देता है, कहता है कि मुझे 15 तारीख को पैसे मिलने हैं, लेकिन मुझे आज 10 तारीख को पैसे चाहिए, आप मेरा ये बिल रख लो, जितने पैसे आएंगे आप रख लेना, मुझे अभी लोन दे दो, ठीक है। जो जितने बाद में मेरे 15 तारीख को पैसे आने थे ना वो आप रख लेना। तो बैंक क्या करता है, वो बिल ले लेता है, और वो बिल मान लो, ठीक है, आप वो बिल, ठीक है, मान लो 15,000 का बिल था, आपको आज ही आपको 12,000 या कुछ चाहिए आपको मनी, ठीक है।
आप ये बिल लेके यहाँ जाते हो, कहते 15,000 तू भाई वहाँ से ले लियो और मेरे को आज 12,000 तुरंत दे दे। तो बैंक आपको जितना आपको ये मनी है आपको दे देता है और कहता है और कुछ चार्जेस काटता है। तो आपका बिल जो है तुरंत डिस्काउंट हो गया ना, 15 तारीख की बजाय आपको 10 तारीख को पैसे मिल गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। ये आपके फंक्शन कमर्शियल बैंक करता है। तो आपसे कोई पूछे कमर्शियल बैंक के क्या कार्य हैं, क्या फ़ंक्शन है मेन, तो आपको पता होना चाहिए क्या। एक तो वो डिपॉज़िट एक स्वीकार करता है, फिर वो लोन देता है, फिर वो बिल को डिस्काउंट करता है, ठीक है। ये 3 फंक्शन हैं आपके। अच्छा, ये होता है कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक का क्या मतलब होता है? कमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट बेटा देखो जितने भी बैंक है ना उनको एक एक्ट गवर्न करता है। कौन एक्ट? आरबीआई एक्ट 1935। 1935 जो एक्ट है ये गवर्न करता है। आरबीआई हमारा जो है वो 1934 में बना था और उसका 1935 में बना था, ठीक है। उसका एक्ट है जो सो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें है वो है 1935, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा कमर्शियल बैंक हो गया। अब अच्छा, कमर्शियल बैंक हो गया। कमर्शियल बैंक के बाद आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। देखो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? सहयोगी बैंक। सहयोगी इसका ना नाम कैसे कोऑपरेटिव पड़ा? देखो जब जैसे आप लोगों को पता हो, आपके घर में आपके दोस्त या आपके आसपास देखा होगा आपने कि भाई जो लोग होते हैं वो कमेटियाँ डालते हैं, कमेटी डालते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर बाद में जिस चीज़ को ज़रूरत होती है वो वहाँ से पैसे लेता रहता है। इसका मतलब है जो उन 7-8 लोगों ने मिलकर कमेटी डाली है वो जहाँ पे पैसे रखे हैं, ठीक है, आपने पैसे एक जगह इकट्ठे करे हैं तो वो सहयोगी, आपने सहयोग करके वो पैसे इकट्ठा एक जगह रखा और फिर जिसको ज़रूरत होती है उसको आप दे देते हो। हर बार कहते करते हैं ना कि किसकी कमेटी निकली, किसकी कमेटी निकली। तो कोऑपरेटिव बैंक का यही सिस्टम है, आपस में कुछ लोग मिल के एक दूसरे के पैसे इकट्ठे करते हैं और उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना लिया, फिर वो अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत हुई। तो ऐसे ही इसका नाम कोऑपरेटिव पड़ गया और फिर आगे इन्होंने अपना बिज़नेस आगे बढ़ा लिया। आगे क्या करा इन्होंने कि भाई इन्होंने क्या किया, जो मेंबर थे कोऑपरेटिव बैंक के उन्होंने आपस में पैसे इकट्ठे करे और उन्होंने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम स्पेशली लोन दिया करेंगे, गांव में जो पिछड़ा तबका है हम उनको लोन दिया करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक का ये मेन रोल होता है। तो ये 3 इसका सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है। टियर सिस्टम क्या होता है? देखो जैसे हम हायरार्की करते हैं ना, हाई लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट, ऐसे ही इनमें एक जो हायरार्की है सबसे ऊपर होता है स्टेट कोऑपरेटिव होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव होता है और फिर एक जो हमारा है लास्ट जो सबसे नीचे होता है वो होता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी तो मतलब जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होता है, जैसे आप इसको एक ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे वो सबसे ऊपर होता है स्टेट, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे होता है ये पीसीएस। पीसीएस का मतलब क्या है? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं गांव के लोगों के साथ। ये ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशन है, हैविंग डायरेक्ट लिंक विद द पीपल दे इंटेंड टू सर्व। जिन भी लोगों को इनको सर्व करना है, जैसे क्योंकि इनका काम ही क्या है, स्पेशली इनका काम देखो क्या है, क्रेडिट नीड ऑफ रूरल एरियाज़। तो जो गांव के जो एक दबा हुआ तबका है हमारा, उस एरिया के लोगों को सर्व करना, तो ये उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। फिर उनसे ऊपर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, फिर आता है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव। तो ऐसे एक लेवल की एक हायरार्की बनी हुई है इनकी कोऑपरेटिव बैंक की। फिर हमारा जो थर्ड टाइप का है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक का मतलब होता है कि भाई सरकार ने क्या किया, अब कोऑपरेटिव तो लोगों ने अपने आप बना लिया, अब सरकार को भी तो गांव के एरिया में अपनी पहुंच बिठानी थी। तो सरकार ने क्या किया कि रीजन बना दी। अब हर एक गांव में तो वो पहुंच नहीं सकती है, तो उसने क्या किया, क्षेत्र एक क्षेत्र बना देते हैं, इसके अंडर 10-15 गांव आते हैं जो उनके ऊपर एक बैंक बना दिया। तो ऐसे ऐसे एक रीजन में बैंक बना दिया, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक इसलिए इसका नाम पड़ा। इसके लिए अलग एक्ट बनाया, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। तो इसका काम क्या था? टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चर लेबर। अब ठीक है, ये तो था गवर्नमेंट की वजह से बना आरआरबी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो था ये लोगों ने अपने सहयोग से बनाया, फिर बाद में सरकार ने इसको मान्यता दे दी थी। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनको क्या रूल करता है, कौन गवर्न करता है इनको? इनको करता है स्टेट
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ठीक है, ये गवर्न करता है इसको। हमारे आरआरबी को कौन गवर्न करता है? रीजनल रूरल बैंक 1976, ठीक है। फिर है हमारा फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या है? देखो, फॉरेन बैंक वे बैंक होते हैं जिनका जो बने ही हमारे देश के बाहर होते हैं, उन बैंक को हम फॉरेन बैंक कहते हैं। जैसे फॉरेन कंपनीज़ होती हैं जिनकी स्थापना हमारे देश के बाहर होती है, उन्हें हम फॉरेन बैंक कहते हैं। अब फॉरेन बैंक की क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ये उनके कुछ नाम्स दे रखे हैं, जैसे बार्कलेज हो गया, सेलोन हो गया, बैंक इंडोनेशिया इंटरनेशनल हो गया। तो ये बैंक हमारे क्या हैं? इंटरनेशनल बैंक्स हैं। आप इनको इंटरनेशनल नहीं बोलोगे, आप इन्हें फॉरेन बैंक्स बोलोगे, ठीक है। इंटरनेशनल तो वो होता है जिसकी अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक वो है जिसकी स्थापना ही हमारे देश के बाहर हुई है, ठीक है। तो आपको फॉरेन बैंक और इंटरनेशनल बैंक में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक तो इंडियन बैंक भी हो सकते हैं हमारे जो भारत में बने हैं, ठीक है। हमने इंटरनेशनल उसको क्यों बोला? क्योंकि उसकी जो शाखाएं हैं वो अलग अलग देशों में फैली हुई, इसलिए हमने उसको इंटरनेशनल बोला है, ठीक है। उसकी स्थापना तो इंडिया में हुई हो सकती है ना, तो फॉरेन बैंक तो वो हैं जिनकी स्थापना इंडिया से बाहर हुई है। तो आपको फॉरेन बैंक और इंटरनेशनल बैंक में इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बेटा देखो हमारा क्या होता है, एक तो इंडिजिनस बैंकर्स और मनी लैंडर्स। इनमें देखो बेटा क्या होता है, जैसे आपने इंडिजिनस बैंकर्स आपने ये देखा होगा, आपको मान लो ज़रूरत पड़ी पैसे, क्या आप बैंक में ना जाके अपने किसी दोस्त से पैसे ले लेते हो, या अपने किसी जिनके आप घर पे काम करते हो, जैसे अपने एम्प्लॉयर से आपने पैसे ले लिया, तो उस तरह जैसे साहूकार, ठीक है। साहूकार सही शब्द रहेगा इनके लिए यूज़ करना। जैसे गांव में साहूकार होते हैं ना, बड़े जाट जमींदार होते हैं, वे छोटे तबके को लोन दे देते हैं, और छोटा तबका सोचता है बेचारा कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हमें बैंक का काम समझ नहीं आता, तो वे बाहर निकलने के बजाय अपने जो जाट जमींदार जिनके घर वे काम करते हैं, वे उन्हीं से पैसा ले लेते हैं, साहूकारों से। तो उन्हें हम बोलते हैं इंडिजिनस बैंकर्स, ठीक है। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? क्योंकि सरकार तो रूल नहीं करती ना साहूकारों को, साहूकार अपनी मर्जी की इंटरेस्ट रेट लगाते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन बैंक को सरकार गवर्न करती है, रूल करती है उन्हें, ठीक है। तो इसीलिए इनको अनऑर्गेनाइज्ड बोला जाता है। तो ये आज का हमारा क्या हो गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कौन सा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमने आज कर लिया। कल हम करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड, हमने बैंकिंग में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज किया है, अब हम करेंगे कल नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।